मालकिन बहुत खूबसूरत थी, मगर किसी नौकर से बात न करती। मैं छुप छुप कर उसे देखता। एक दिन उसने मेरी चोरी पकड़ ली और बोली कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो। मैंने सच कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हो। तब वो बोली। मैं खुशी से पागल हो गया कि अगर अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं हैरान हो गया जब वो मुझे शादी करने के बजाय एक बड़े कमरे में ले आई। 2 कदम अंदर बढ़ाते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरा नाम श्याम है। अपने माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था और रोज़ ही मजदूरी करके अपना गुजारा कर लिया करता था। पापा का तो कई साल पहले ही मृत्यु हो गया था, जिसकी वजह से मम्मी मुझे अच्छे से पढ़ा नहीं पाई थी और यही वजह थी कि कोई अच्छी नौकरी भी मेरे पास नहीं थी। घर में 2 ही आदमी थे, मैं और मम्मी। मैं गांव के चौधरी के घर नौकरी के तौर पर काम करता था। मेरा और मम्मी का अच्छा गुजारा हो जाया करता था। मम्मी का कहना था कि अब मैं शादी कर लूं, मगर मुझे अभी ऐसा कोई शौक़ नहीं था। मुझे अपना अच्छा सा घर बनाना था, उसके बाद ही मुझे कुछ सोचना था। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं था जो कि बड़े होते ही शादी का रट लगा लेते थे। मेरा मानना था कि पहले इंसान जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए, फिर लह शादी कर ले। और मुझे लगता था कि अभी मैं अपना और मम्मी का के अलावा किसी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था। इसलिए हम माँ को हर बार लड़की देखने से रोक देते थे, जिस पर वो कुछ वक्त के लिए गुस्सा भी हो जाया करती थी, मगर बाद में खुद ही समझ कर मान भी जाया करती थी। मुझे अपने ही गांव में काम करते हुए बहुत साल हो गया था, मगर मालिकों ने कोई मदद नहीं की थी। मेरे पापा भी उनके ही मुलाजिम थे और उनके मरने के बाद मुझे उन्होंने नौकर पर रख लिया था, मगर चंद पैसों के अलावा मुझे वहाँ से कुछ ना मिलता था और उन पैसों से तो हमारा गुजारा ही हुआ करता था। तो अपना अच्छा सा घर बनाने के पैसे कहाँ से लाते। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरा एक सपना ही रह जाएगा कि हमारा एक अच्छा सा घर भी होगा। चौधरी के यहाँ बहुत सारे नौकर काम किया करते थे और वो सब तो खुश थे, क्योंकि उनके 2 वक्त का खाना मिल रहा था। उससे आगे ना उनकी ज़रूरत थी और ना ही उन्होंने कभी उससे आगे की सोची थी। वे लोग बस इसी में खुश हो जाया करते थे और इसी बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन बड़े लोगों को होता था, जो कम पैसों में अपने बड़े बड़े काम इन बेचारे गरीबों से करवा लिया करते थे और वो भी खुशी खुशी से काम करने को तैयार हो जाया करते थे। गलती उनकी भी नहीं थी। घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होता है, और फिर गांव देहात में नौकरियां तो होती ही नहीं, और अगर हो भी तो एक अनपढ़ और जाहिल को कौन रखता है काम पर। उनके लिए तो मजदूरी रह जाती है, जो उन्हें कम पैसों में भी करनी पड़ती है। बस यही सोचकर यहाँ के लोग भी कुछ ना बोलते और चौधरी इस बात का अच्छे से फ़ायदा उठाते थे, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल करता था यहाँ से कहीं और चले जाने का। इतने साल से मैंने और पापा ने उनकी नौकरियाँ की थी, मगर बदले में क्या मिला था। एक अच्छा मकान तक ना बनवा कर दिया था उन लोगों ने। मगर मैं जब भी कहीं जाने की बात करता तो मम्मी मुझे मना कर दिया करती थी। उनका कहना था कि वो कम में ही खुश है, मगर अपने बेटे के साथ तो है ना। और हर बार उनकी इसी बात की वजह से मैं अपना फ़ैसला बदल लेता था, मगर अब जो हुआ था उसके बाद तो मुझे फ़ैसला करने में आसानी हो गई थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं फ़ौरन उनको डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी थी, मगर जब वो दवाइयाँ ख़रीदने गया तो पता चला कि वो काफ़ी महंगी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने चौधरी साहब से बात की कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिस पर उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा था कि अब तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, उसे जाने दो, क्यों इतनी महंगी दवाइयाँ खर्चा करते हो। कुछ ही दिन की मेहमान है, बस वैसे कुछ दिन का दवा ले लो। कोई कैसे किसी की मौत का इस तरह बता सकता था
क्या पता मेरे भगवान ने उनकी उम्र लंबी लिखी हो। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। जैसे तैसे करके किसी दोस्त से पैसे मांग कर मैंने मम्मी की दवाइयाँ ले ली थी, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक भी हो गई थी। और मुझे अपने दोस्त का कर्ज वापस करना था, इसलिए मैंने शहर जाने का फ़ैसला किया, जिस पर मम्मी खुश हो गई थी। मगर मेरे बहुत समझाने पर आखिरी बार वो मान गई थी, मगर सिर्फ़ इस शर्त पर कि जैसे ही कर्ज वापस हो जाएगा मैं वापस अपने गांव आ जाऊंगा। और मैंने उस वक्त मम्मी को हाँ कर दी थी। मगर ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं वापस आता कि वहीं रह जाता। मगर इस वक्त उनकी बात मानना ही अच्छा लगा था, तो मैंने ऐसा ही किया था और शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वहाँ मेरा एक पुराना दोस्त रहता था, जिसका पता उसने मुझे कुछ साल पहले ही दे दिया था। वो पता मेरे पास अभी तक महफूज था। मैंने सोच लिया था मुझे उसके पास जाना है। मम्मी ने बहुत रोका था, मगर मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था। अब यहाँ से निकलकर कुछ तो करना ही था। जहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला था, यही बैठे रहते तो वो चौधरी ऐसे ही कम पैसों में हमारा इस्तेमाल करता रहता और हम इस्तेमाल होते रहते। गांव में ही हमारे रिश्तेदार थे, जिनसे मैंने अपनी गैर मौजूदगी में मम्मी का ख़ास ख्याल रखने को कहा था और अपना सामान बांधकर शाम को ही शहर के लिए निकल गया था। आज से पहले मैं कभी भी बड़ा शहर नहीं गया था। बचपन में एक बार पापा के साथ गया था, उसके बाद कभी नहीं गया। एक छोटा सा शहर था, सामान लाने के लिए वहाँ आना जाना लगा रहता था। मुझे घर से निकले एक दिन गुजारा था और अगली सुबह मैं एक बड़े शहर में मौजूद था। अपने दोस्त का पता मैं साथ लेकर गया था और मुझे घर तलाश करने में पूरा दिन लगा था और शाम को जाकर मुझे उस पते का मौजूद घर मिला था। मगर क्या पता था मेरा दोस्त अभी भी उसी जगह पर रहता हो। अगर वो यहीं हुआ तो सारे दिन का गंवाना भूल जाना था, लेकिन अगर वो ना मिला तो बहुत मायूस होना पड़ता। खैर, घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वही बाहर आया और मुझे देखकर हैरान भी हुआ था। उसने मुझे बहुत बार कहा था कि उसके पास शहर में आकर काम करूं, मगर मैं हमेशा मम्मी की वजह से मना कर देता था। वो भी हमारे गांव का रहने वाला था, जो कुछ साल पहले काम करने शहर आया हुआ था। मुझे अपने साथ अंदर ले गया और हाल चाल की बात की, खाना वगैरह खिलाया। घर में वो अकेला नहीं था, उसकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। इसलिए मुझे अंदाज़ा था कि मुझे अपने रहने के लिए कोई और जगह देखनी होगी। उसके घर में 1 या 2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता था और उसके लिए मुझे जल्द ही काम करना ज़रूरत है। इसलिए मैंने उनसे साफ साफ बात की थी, मुझे जितना जल्दी हो सके किसी काम पर लगवा दो। कुछ सोचकर उसने मुझे कहा था कि इसके बारे में कल बात करेंगे, अभी आराम करो। वो मुझे एक कमरे में छोड़कर खुद बाहर चला गया था और मैं भी सफ़र से थका था, इसलिए लेट गया। अभी मुझे मम्मी का ख्याल आया, पता नहीं वो कैसी होगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, क्या कर रही होगी मेरे बगैर। मैंने जब से होश संभाला था मम्मी के साथ ही वक्त गुजारा था, कभी उनसे दूर गया ही नहीं था। और फिर पापा के जाने के बाद तो मेरा सब कुछ मम्मी ही थी और उनका मुझ में, हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। कभी सोचा नहीं था मम्मी से इस तरह दूर भी रहना पड़ेगा। सोचा कल घर से बाहर जाकर कहीं से फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछ लूँ। मेरे पास अपना फ़ोन तो था ही नहीं, कभी अपना फ़ोन हुआ ही नहीं था, ना कभी ज़रूरत पड़ी थी और ना कभी इतने पैसे हुए थे कि ले सकूं। इसलिए आज बहुत उनका एहसास हो रहा था। शाम से कब रात हुई पता ही नहीं चला था और अब सोने की तैयारी करने लगा था, क्योंकि सुबह मुझे अपने दोस्त से मिलकर कोई काम का तलाश करना था, इसलिए अभी सोना ज़रूरी था। ऊपर से जितना मैं थका हुआ था, मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई थी। सुबह अपने दोस्त के बुलाने पर आँख खुली और सबसे पहले उठकर नाश्ता किया और उसके बाद मैंने अपने काम की बात की थी। जब उसने मुझे कहा कि तैयार होकर अपने साथ चलो, एक जगह काम की बात की है, उसी जगह जाना था। अगर वहाँ काम बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और तैयारी करके उसके साथ चलने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर बाद में
तैयारी करके मैं उसके साथ चल पड़ा। सबसे पहले तो मुझे घर पर मम्मी को फ़ोन करना था और एक जगह देखकर मैंने मम्मी को फ़ोन किया था। उनका हाल चाल पूछकर मुझे तसल्ली हो गई थी। अपना हाल भी उनको बता दिया था और फ़ोन बंद करके मुझे अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ना था। वो मुझे अपने साथ एक बंगले में ले आया। इतना खूबसूरत बंगला आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हम दोनों चौकीदार से बात करके घर के अंदर दाखिल हो गए थे। हम दोनों ही बाहर बनी एक जगह पर बैठकर किसी का इंतज़ार करने लगे थे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि ये घर एक औरत का है। वो अकेली इस घर में रहती है, बाकी सारे काम करने वाले थे। लोगों से सुना था कि उसकी पति कुछ साल पहले ही मर चुके थे और वो अब अकेली इस घर में रहती है। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी घर के अंदर से बाहर आई और हमें अपने साथ अंदर चलने को कहा। हम लोग उसके पीछे पीछे घर के अंदर गए। वो घर जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही घर के अंदर भी खूबसूरत था। वो नौकरानी हमें एक बड़े से हॉल के बाहर ले आई थी और अंदर जाने को कहा था। अंदर पैर रखते ही मेरी नज़र सामने बैठी एक औरत पर पड़ गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई भी उसे देखता ही रह गया जाता और उस वक्त यही हाल मेरा हुआ था। मैं भी उसे देखकर देखता ही रह गया था। जब उस मालकिन ने हमें अपने सामने देखकर पूछा कि हम दोनों में से यहाँ काम कौन करेगा, जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने फ़ौरन से मेरा नाम ले लिया था और जबकि उसने कहा था कि इसे खुद बात करने दो, क्या ये बोल नहीं सकता। उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से बोला कि मैं बोल सकता हूँ, जिस पर उन्होंने कहा कि फिर इनकी हर सवाल का जवाब मैं खुद दूँ। इस बात पर मेरे दोस्त खामोश हो गया और अब वो मुझसे कुछ और सवाल करने लगी थी। उसने पूछा कि मैं कैसा काम कर सकता हूँ, जिसके जवाब में मैंने कहा कि कोई भी काम वो मुझे करवा ले, मैं कर लूँगा। तब उसने कहा कि उसे अपने घर में माली की ज़रूरत है। उसका अपना माली कुछ दिन पहले ही मर गया था, इसलिए उसे एक नए माली की ज़रूरत है। काम आसान था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, रहने के लिए भी जगह मिल रही थी। मैंने कुछ भी सोचे बगैर उस काम के लिए हाँ कर दी थी और अब उसने जाने को कहा। उसका कहना था कि कल उसके जागने से पहले मैं उसे काम पर नजर आऊँ। अब हम दोनों ही घर से बाहर की तरफ चल पड़े थे। मेरे दोस्त का कहना था कि मैं खुशनसीब हूँ, इसलिए इतनी जल्दी इतना अच्छा काम मुझे मिल गया और उसका कहना था कि मैं आज से ही अपना सारा सामान यहाँ ले आऊँ, मुझे फिर मुश्किल नहीं होगी। उसकी बात भी सही थी। मैंने ऐसा ही किया। अपना सारा सामान अपने दोस्त के घर से उठाकर बंगले में ले आया और वहाँ के एक नौकर ने मुझे एक कमरा दिखा दिया था जहाँ मुझे रहना था। कमरा भी अच्छा था। मैंने अपना सारा सामान वहाँ सेट कर लिया और अब मुझे कल से अपने काम पर जाना था। मैं खुश था और पूरा सुकून भी था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे जल्दी काम मिल गया था और रहने का मसला भी हल हो गया था, वरना तो कब तक अपने दोस्त के घर पर पड़ा रहता। उसके भी अपनी फैमिली थी, वो भी आखिर को कब तक मुझे अपने घर में रख सकता था और ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अलग से कहीं रह सकता। ऐसे में ये काम मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं थी। रात गुजार कर सुबह मालकिन के कहने के मुताबिक उनके जागने से पहले मैंने अपना काम संभाल लिया था। घर काफ़ी बड़ा था और फूल पौधे भी काफ़ी ज़्यादा थे, मगर उनकी हालात अच्छी नहीं थी। उसकी वजह से ये माली नहीं थे और अब वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे इन सब को फिर से हरा भरा और खूबसूरत बनाना था। मुझे दिल लगाकर यहाँ काम करना था ताकि मालकिन मेरे काम से खुश होकर मुझे पक्का पक्का काम पर रख ले, और मैंने ऐसा ही किया था। मुझे सुबह होते ही अपने काम पर लग गया था। मालकिन जो काफ़ी देर के बाद घर के अंदर से बाहर आई थी और मुझे काम करता देख खुश हो चुकी थी। अब नौकर अपने अपने कामों में लगे थे। वो सबको एक नज़र देखकर मेरे पास आई थी और बोली कि अच्छा किया जो मेरे आने से पहले आ गए। उसका कहना था कि उसे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं
जो वक्त पर अपना काम करते हैं और उसकी बातों को सुनते और मानते हैं। वो इतना कहकर वहाँ से चली गई थी और मैं दोबारा से अपने काम पर लग गया था। मुझे यहाँ काम करते 2 दिन गुजर गए थे और इन 2 दिनों में मैंने एक चीज़ पर गौर किया था। यहाँ काम करने वाले नौकर किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, आपस में भी कोई बात नहीं करता था। मैं अगर किसी से बात करता तो बहुत कम जवाब मिलता था, वरना कोई जवाब ना देता था। और इस बात पर मुझे हैरत थी। सब नौकर जो यहाँ काम करते थे यहीं घर के एक साइड पर बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे। कोई भी नौकर बाहर से नहीं आता था और ना ही बाहर जाया करता था, सब इधर ही रहते थे। मालकिन भी घर से बाहर कहीं नहीं गई थी, वो भी घर के अंदर ही रहती थी। बस सुबह एक बार बाहर का चक्कर लगाती और सब नौकर को काम करता देखकर वापस चली जाती थी। फिर शाम को कभी कभार आ जाया करती थी। किसी नौकर से वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ़्ता होने वाला था और इसे 1 हफ़्ते में ना कोई घर के बाहर से आया था और ना ही घर का कोई इंसान या नौकर बाहर गया था। मालकिन बहुत खूबसूरत थी और ना चाहते हुए भी जब वो मेरे सामने आती तो मैं उसे देखने लगता था और अक्सर उसे छुप छुप कर देखने की भी मेरी आदत सी बन गई थी। वो जब भी शाम को बाहर आकर बैठती तो मैं पौधों से छुप छुप कर उसे देखता रहता था। मुझे लगता था कि इस तरह उसे देखने से पता नहीं चलेगा, मगर शायद मैं गलत था। उसे तो शायद मेरी हर हरकत का पता चल जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियों या औरतों को देखने की आदत थी। मेरी माँ ने मेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी। मैं इस तरह छुप छुप कर किसी को देखता। आज से पहले मैंने कभी किसी औरत को इस तरह नहीं देखा था, मगर पता नहीं मालकिन में ऐसी क्या बात थी। वो जब भी मुझे नज़र आती तो उसे देखकर नज़रें वापस पलटना भूल जाया करती थी और मैं हमेशा छुप छुप कर उसे देखता रहता था और इसी सोच में था कि किसी को भी इस बात का पता नहीं होगा। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था और मुझे दिन ब दिन मालकिन और अच्छा लगने लगी थी। एक दिन इसी तरह मैं छुप कर मालकिन को देख रहा था और फिर कुछ ही देर बाद वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी। मुझे लगा कोई काम होगा, तभी वो इस तरह आ रही है। मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रोज़ मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो। उनके इस सवाल पर मुझे हैरत हुई थी और डर भी लग रहा था, कहीं वो मुझे काम से ही ना निकाल दे। मुझे अपने काम पर रहकर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी मुझे ये हरकत करने की? क्या सोचेगी वो, अब पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। मैंने शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लिया था। जब उसने दोबारा से पूछा कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो, और अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सच बोलना ही बेहतर समझा और बिना सोचे समझे कह दिया कि आप मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं छुप छुप कर आपको देखता हूँ। यह कहकर मैं खामोश हो गया था और उनके बोलने का इंतज़ार करने लगा था। जब वो बोली तो मुझे हैरत का झटका लगा था। उनके बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो खुशी से पागल ही हो गया था। जब उसने कहा कि अगर मैं उसे अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। पहले तो मुझे लगा वो मुझसे कोई मजाक कर रही है, मगर बाद में जब दोबारा उसने यही बात की, मैंने कुछ भी सोचे बगैर हाँ कर दी और कहा कि मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। जब वो कहेगी मैं उनसे शादी कर लूँगा। और मेरी बात पर मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाकर वापस अंदर की तरफ चल पड़ी थी। और मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने इस बार फिर मम्मी से पूछने की हिम्मत ना की थी। सोचा अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। सोचा जब शादी हो जाएगी तो मम्मी को बता दूँगा, वो कुछ नहीं करेगी, मान जाएगी। मुझे इस बात का तो पूरा यकीन था और अब मैं पूरा सुकून था। सारी रात तो मुझे खुशी से नींद ही नहीं आ रही थी। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। कहाँ मैं एक गरीब सा लड़का था और कहाँ वो इतने संपत्ति की मालिक और एक खूबसूरत औरत थी। उसे तो कोई भी शादी कर लेता, फिर वो मुझसे शादी क्यों कर रही थी। इस बात को मुझे सोचना चाहिए था, मगर मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया था। अगले दिन मालकिन जब दोबारा
बाहर आई तो मेरे पास आई थी और मुझसे शादी को कहा था। मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। उनके जवाब में मैंने हाँ कर दी थी और मुझे अपने साथ चलने को कहने लगी थी। मुझे खुशी थी कि आज ही शादी हो जाएगी, मगर उस वक्त मुझे हैरत हुई थी जब वो मुझसे शादी करने के बजाय घर के अंदर एक बड़े से कैद खाने में ले गई थी और 2 कदम अंदर बढ़ाने पर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि अंदर तो मेरे जैसे और भी बहुत से नौजवान लड़के मौजूद थे। कैद खाने में हल्की रोशनी थी, ज़्यादा अंधेरा ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब सब के सब जिंदा हैं या मुर्दा, और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उसे देखा और उससे पूछा था कि तुम मुझसे शादी करने वाली थी, तो फिर वो मुझे यहाँ लेकर क्यों आई थी। उसके जवाब में खामोश ही रही थी और मुझे इंतज़ार करने को कहकर वापस पलट गई थी, जबकि मुझे वही छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी थी। फिर क्या पता वो कोई मेरा इम्तिहान ले रही हो। शादी से पहले क्या पता वो मुझे आजमाना चाहती हो। यही सोचकर मैं खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गया था और अपने साथ होने वाली अगली कार्रवाई का इंतज़ार करने लगा था। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे यहाँ बैठे हुए एक रात गुजर गई थी और सुबह एक नौकर आकर मुझे खाना दे गई थी। वो जब जाने लगी थी तो मैंने उनसे पूछा कि मालकिन कहाँ है। उसके जवाब में वो खामोश रही, कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली गई। मैं कल से भूखा था, इसलिए जल्दी से खाने की ट्रे को उठाकर खाना खाने बैठ गया था। जो भी था, अब खाना तो नहीं छोड़ सकता था, और वैसे भी खाना ना खाने से कौन सा मसला हल हो जाता है। यही सोचकर खाना तो खा लिया और अब फिर से बैठ गया था। वहाँ मौजूद बाकी लड़के भी खामोशी से कोने में बैठी थी। वो सभी दूल्हे के कपड़े में थे, जैसे उनको उनकी शादी से उठाकर लाया हो। मुझे अब उनकी इस बात का कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो मुझे सारे हालात से डर महसूस होने लगा था। दिल चाहता था जल्द से जल्द यहाँ से दूर भाग जाऊँ। मुझे इतने दिन यहाँ आए हुए गुजर गए थे, कुछ पता नहीं था। बस सुबह शाम एक नौकर आकर खाना दे जाती और मैं खा लेता। मालकिन तो उस दिन के बाद दोबारा कभी नहीं आई थी। मैंने इस पूरे कैद खाने में देख लिया था, मगर कहीं पर भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आज सुबह जब नौकर खाना देने आई तो साथ में मालकिन भी थी। उसे देखकर दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद अब मेरा इम्तिहान ख़त्म हो गया, वो मुझे रिहाई मिल जाए। नौकर खाना रख कर चली गई थी जब मालकिन मेरे सामने आकर खड़ी हुई और मुझसे कहने लगी थी, आज रात को उनका और मेरा विवाह है और यही बात बताने के लिए वो आई है। उसका कहना था कि शाम को मुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगी। मैंने शुक्र का सांस लिया था, मगर एक सवाल तो कब से मेरे दिमाग में था। मैंने पूछ ही लिया था, उन्होंने मुझे इतने दिन यहाँ क्यों रखा था, और जो दूसरे लड़के थे वे कौन थे। इस सब के पीछे क्या कहानी थी। मालकिन वापस जाने को पलटी थी, मगर मेरी बात सुनकर रुकी और मुझे देखने लगी थी। उसके बाद उसने कहा, एक लंबी बात है और उसके पास इतना वक्त नहीं है। जिस पर मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे जानना है, अगर वो मुझे सच नहीं बताएगी तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। मेरी बात पर वो मुस्कुराई थी और पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई थी और कहा था कि चलो तुम्हें बता ही देती हूँ। क्या याद करोगे, इंसान की एक ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए। यह कहकर मुझे बताने लगी कि आज से कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी इस घर के मालिक से। वो मालकिन और मालिक एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मालकिन मालिक से बेहद प्यार करती थी, बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि सबसे ज़्यादा प्यार वो मालिक से ही करती थी। मालिक भी मालकिन से बहुत प्यार करते थे, मगर शादी से मना कर दिया था। वो मालकिन से शादी नहीं करना चाहते थे। मालकिन को उसकी बात समझ नहीं आती थी, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। मालकिन ने बताया कि उन्होंने मरने की धमकी देकर उनको शादी के लिए मना किया था और वो मान गए थे। मालकिन ने बताया कि वो बहुत खुश थी इस शादी को लेकर, और होती भी क्यों ना हो, मालिक से इतना प्यार जो करती थी
उन्होंने बताया कि मालिक से उनकी शादी हो गई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। शादी की पहली रात ही मालिक उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और बाद में मालकिन को पता चला कि मालिक को कोई जानलेवा बीमारी थी, इसलिए वो मालकिन से शादी नहीं करना चाहते थे। मगर मालकिन की जिद की वजह से उन्होंने ये शादी कर ली थी और जाते जाते अपनी सारी दौलत मालकिन के नाम कर दिए थे ताकि उनको आगे ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो। मालकिन ने मुझे बताया कि वो इनसे बहुत प्यार करती थी और इस तरह इतनी आसानी से उनके बगैर कैसे रह सकती थी। मालकिन जुनून की हद एक मालिक से मोहब्बत करती थी। वो उनकी मोहब्बत में पागल सी हो चुकी थी। वो कैसे भी करके मालिक को वापस लाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने एक बाबा का सहारा लिया था। उन्होंने एक बड़े बाबा से बात की थी। उसने जो उपाय बताया था वो बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था। इस बाबा ने बताया था कि अपने मालिक को वापस ज़िंदा करने के लिए उसे 10 नौजवान लड़कों से पहले शादी करनी होगी और शादी की पहली रात ही उनको एक कैद खाने में बंद करना होगा। ऐसा करने से उसके मालिक वापस मिल जाएंगे। मालकिन ने बताया कि वो नौजवान लड़कों को शादी करके पहली रात ही यहाँ कैद कर चुकी है और अब वो उसकी बारी थी। मैं वो 10वां लड़का था। मुझसे शादी करके कैद करने के बाद वो अपने काम में कामयाब हो जाएगी और इसका मालिक उसे वापस मिल जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत का झटका लगा था। ये औरत किस किस्म की सोच रखती है, क्या फालतू बातें कर रही थी। मुझे तो उसके दिमाग की हालात पर शक हुआ था। वो सच में जुनून औरत थी। अब मुझे समझ आया था वह लड़के जो दूल्हे के कपड़े में यहाँ मौजूद थे और अब मेरा भी यही अंजाम होने वाला था। मुझे अब यही मायने में डर महसूस हो रहा था। मालकिन ने कहा था, उसने मुझे ये सब इसलिए बताया कि वो आखिरी लड़का था। मुझसे पहले ये राज उसने किसी को नहीं बताया था और अब वो मेरे साथ भी यही करने वाली थी जो आज से पहले उसने बाकी किसके साथ किया था। मुझे अपने अंजाम से ज़्यादा इस पागल औरत के अंजाम की फ़िक्र थी। वो जो कुछ कह रही थी उसका पागलपन पर बहुत बुरा होने वाला था और मुझे सारी बात बताकर अभी तसल्ली और इम्तिनान से बैठी हुई थी और अब उठकर जाने लगी थी और जाते जाते मुझे बोल गई थी, आज शाम को मैं तैयार रहूं, वो मुझे लेने आएगी। उसके चेहरे पर से खुशी जाहिर हो रही थी और अब वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मुझे अब भी उसके कहे बातों पर हैरत हो रही थी। कोई कैसे इस किस्म पर सोच रख सकता है। आज के दौर में कौन ऐसा सोच सकता है। उसके जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मौत तो जैसे सर पर खड़ी थी, उससे भाग कर भी नहीं भागा जा रहा था। इंतज़ार था उस वक्त का जब उस कैद खाने से मुझे बाहर निकाला जाता, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता था। इंतज़ार करते करते आखिरकार शाम हो गई थी और वो वक्त आ गया था जब मुझे बाहर ले जाया जा रहा था। एक नौकर आकर कैद खाने का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर आने को कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकला और आज जाने को कितने दिन बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी थी। बाहर आने के बाद उस नौकर ने मुझे अपने पीछे आने को कहा था और मैं चुपचाप उसके पीछे चल दी थी। उसने एक कमरे के बाहर आकर मुझे अंदर जाने को कहा और खुद वापस चली गई। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया जहां मुझे मालकिन सामने के सोफे पर बैठी नजर आ रही थी। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई थी और बेड पर पड़ा एक सूट मेरी तरफ बढ़ाया था। वो सूट सादी शेरवानी थी। उसने मुझे कहा कि उसे पहनकर तैयार हो जाओ। कुछ ही देर बाद उनका विवाह था। वो मुस्कुराती हुई मुझे वो सूट देती कमरे से बाहर निकल गई थी। अब भी मैंने इधर उधर देखा कि कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का, कोई खिड़की तो होगा ही, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था और दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। अब मेरे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने वो सूट उठाया और लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद मैं बाहर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा था। आज अगर मेरी असली शादी होती, मुझे इन कपड़ों में देखकर मम्मी कितनी खुश होती। उनका कितना अरमान था मुझे ऐसे देखने का, मगर अब शायद वो मुझे कभी ना देख सकती। मैंने बेदखली से वो सारी तैयारी की थी। कौन अपनी मौत पर खुशी खुशी तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और मुझे अपने सामने एक सजी संवरी दुल्हन दिखाई दे रही थी। वो मालकिन ही थी। वो खुद भी तैयार होकर आ चुकी थी। अब मुझे अपने साथ बाहर चलने को कहा था जहाँ विवाह के लिए पंडित जी आए हुए थे।
अब हम दोनों पीछे बने हॉल में मौजूद थे। वहाँ मेरे मालकिन का पंडित और 2 और नौकर के अलावा कोई नहीं था। सारा हॉल खाली था। विवाह शुरू हो चुका था और पहले से ये सब होता किसी आकर सब कुछ रोका। आने वाले को देखकर यहाँ मालकिन का रंग उड़ा था। वही मेरे चेहरे पर खुशियाँ रही थी, क्योंकि वहाँ आने वाला कोई और नहीं, मेरा दोस्त था जो अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। पुलिस को उसने सब कुछ बताया था, किस तरह मालकिन नौजवान लड़कों से शादी करके उनको कैद कर देती है। पुलिस ने वहाँ मौजूद सब लोगों को पकड़ लिया था और मेरे बताने के मुताबिक कैद खाने की भी तलाशी ली थी, जिससे सब लड़के उनको मिल गए थे और मेरी जान बच गई थी। जाते जाते मालकिन ने मुझसे पूछ लिया कि ये लोग कैसे यहाँ आए, उनको किसने बताया था। सब अगर तुमने बताया तो कैसे बताया था, तुम तो इस घर से बाहर गए ही नहीं। उनकी बात भी ठीक थी, मैं तो इस घर से बाहर गया ही नहीं था और ना ही कोई मुझसे मिलने आया था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ था जिस पर मैंने बताया था। जब मैं पहले दिन यहाँ काम पर आया था, उसी वक्त रास्ते में जब मैंने मम्मी से बात की थी, उसी वक्त मेरे दोस्त को पता चला था कि मेरे दोस्त के पास फ़ोन नहीं है। उसके पास 2 फ़ोन थे, जिसमें से एक उसने मुझे दिया था और वही फ़ोन उस वक्त भी मेरे पास था। जिस वक्त मालकिन ने मुझे इस कैद खाने में बंद किया था, उस वक्त मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त कोई भी आता तो कोई फ़ायदा ना होता। हम लोग तो होते कैद खाने में ही थे, पूरा घर तो खाली था। मालकिन ये कह देती यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसलिए उस वक्त मैं खामोश ही रहा था और सही वक्त का इंतज़ार करने लगा था। और जब मालकिन ने मुझे वहाँ से बाहर निकालकर शादी को कहा, तो मुझे लगा यही सही वक्त था जब मालकिन की असलियत सबके सामने लाई जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके यहाँ आने को कहा और अपने साथ पुलिस को लाने को कहा था। उसने ऐसा ही किया था। जिसे वो पकड़ी गई थी, उसने मासूम लोगों की जान ली थी, जिसके जुर्म में उसे सज़ा भी हो गई थी। और ये भी पता चला कि वो एक नॉर्मल औरत नहीं थी, अपनी मोहब्बत को पाने के जुनून में मरीज बन गई थी। उसकी सज़ा के साथ साथ उसका इलाज भी चल रहा था और मुझे उसको पकड़वाने के लिए इनाम दिया गया था, जिस पैसे से मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा काम शुरू किया था और गांव जाकर माँ को भी अपने साथ ले आया था। अब मम्मी का भी एक अच्छे से अस्पताल से इलाज हो रहा था और ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। काम अपना था, किसी की नौकरी भी अब नहीं करनी पड़ती थी और पैसे भी अच्छे कमा लेता था। कहते हैं कोई भी चीज़ जब हद से बढ़ जाती है तो वह नुकसान उठाता है। किसी अपने को खो जाना किसी मुसीबत से कम नहीं होता, मगर उस पर सब्र करना सीखें और याद रखेंगे हमारा दिन हमें क्या सिखाता है कि जो लोग हमसे जुदा होते वो दोबारा लौटकर नहीं आ सकते। और एक हिंदू का यही धर्म है, अपना धर्म मजबूत रखें, किसी भी ऐसी बात पर उसे कमज़ोर मत पड़ने दें। मोहब्बत करें, दूसरों में मोहब्बत है, बांटें, मगर अपनी हद को कभी पार ना करें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए कहानी के